आदर्श विद्या मंदिर की YouTube ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भैयाओं का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन किस प्रकार होता है वो हम पढ़ेंगे। चलो उसको समझ लेते हैं कि इसमें देखो, इसमें इस पॉइंट के अंदर ये एक मुख्य कार्य आता है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। क्या आता है? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। अब ये होता क्या है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था? तो इसको समझने का प्रयास करो। देखो, इसको मैंने पूरा टॉपिक को लिख लिया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का योजना बनाती है। होता क्या है इसके अंदर? योजनाबद्ध क्या है? ये केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है? इसके अंदर केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंदर या तो सरकार या फिर केंद्रीय सत्ता। सरकार कौन सी? जो सत्ता में चल रही है, या तो राजस्थान सरकार की बात, स्टेट की बात हो सकती है, या फिर केंद्रीय सत्ता हो सकती है। दोनों सरकारें, ठीक है, या तो सरकार बोलो या केंद्रीय सत्ता बोलो, उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण जितने भी कामकाज है उसको की योजना बनाती है। सरकार एक योजना बनाकर देती है, उसके बाद ये कामकाज होते हैं। अर्थव्यवस्था चलाना एक आसान काम नहीं है। अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी कामकाज होते हैं उसकी योजना बनाने का कार्य कौन करता है? या तो सरकार करेगी या केंद्रीय सत्ता करेगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय और उपभोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है? पहला पॉइंट यहाँ पे था, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, अब इसको समझ लो। दूसरा पॉइंट क्या कहना चाहते हैं? दूसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, जितनी भी प्रकार की वस्तुएं निर्माण हो रहा है या जितनी भी प्रकार की सेवाओं का निर्माण हो रहा है, ठीक है, उत्पादन हो रहा है, उसका विनिमय यानी आदान प्रदान हो रहा है, या उसका उपभोग यानी इस्तेमाल हो रहा है, इसके संबंध में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो कौन लेगा? सरकार लेगी, और किसी के हाथ में नहीं है। क्योंकि अर्थव्यवस्था को संभालने का कामकाज किसका है? उसको योजनाबद्ध करने का कार्य किसका है? केंद्रीयकृत है, और ये केंद्र सरकार या सरकार का कामकाज है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 पढ़ लेते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट नंबर 3, वह केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विशेष रूप से विनिधान करके वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम संयोग प्राप्त करने का प्रयास करती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया सर। क्या करती है? वह केंद्रीय केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विशेष रूप से, जो संसाधन हमको चाहिए, किस चीज़ का संसाधन? वस्तुओं और सेवाओं का जो संसाधन हमको चाहिए, वस्तुओं और सेवाएं चाहिए ना, उसके लिए हमको क्या चाहिए? संसाधन चाहिए। उसका विशेष रूप से विनिधान यानी क्या करना? आयोजन करना। विनिधान बोलो, प्राप्त करने में मदद करो, उनको कहाँ से जुटाना, या फिर ऐसे स्रोत बोल सकते हो, है ना, कहाँ से उनका क्या क्या आयोजन कहाँ से कर सकते हैं, वो कहाँ से इकट्ठा किया जा सकता है, विशेष रूप से कहाँ से उनको लाया जा सकता है। ठीक है, करके वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम सहयोग प्राप्त करना, ऐसे सहयोग प्राप्त करना जिससे क्या हो? हमारी अर्थव्यवस्था के सहयोग प्राप्त हो सके, हमारी अर्थव्यवस्था सब तक पहुँच सके, हमारे जो वस्तु और सेवा है वो सब तक पहुँच सके, ऐसे सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करती है। कौन करती है? केंद्र सरकार करती है या सरकार करती है। जो पूरे समाज के लिए, जो क्या है, पूरे समाज के लिए वांछनीय है यानी जरूरी है ना। मान लो कि आपको कोई सुविधाएं मिल रही है, किसी और को नहीं मिल रही है, तो उसके साथ तो अन्याय हो रहा है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ऐसी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का प्रयोग करती है ना। जैसे आप मानो कि BPL परिवार वाले बहुत गरीब होते हैं, ठीक है, वो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है? उनके लिए उनको क्या करती है? BPL एक नाम की एक सुविधा दे रखी है। उनको गऊ सस्ते में देती है, 2 रुपये किलो गऊ देती है, केरोसिन देती है, इत्यादि देती है ना। उनको कई योजनाओं में पैसा मिलता है। जैसे अब बुजुर्ग हो जाता है, वृद्धा पेंशन योजना। अब वृद्ध व्यक्ति जिसको माँ बच्चे ठुकरा देते हैं, ऐसा कुछ भी व्यवस्था हो जाती है। अब बुजुर्ग में उनको पैसे की क्या जरूरत है, सोच के माँ बाप पैसे नहीं देते, पर पैसों का तो पैसा काम करता है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? एक वृद्ध पेंशन योजना होती है। जैसे अब विधवा पेंशन योजना। अब विधवा पेंशन योजना ये क्या है? ये सब योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था चलाने का सब अलग अलग चीज़ें है ना। शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये सब क्या है? एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का कामकाज है। ठीक है ना। स्वास्थ्य सबको मिलना चाहिए, पर गरीबों को नहीं मिल पाता सारी सुविधाएं, है ना। कैंसर होता है तो वो कहाँ जाएगा? ऐसी स्थिति है। ठीक है, जो पूरे समाज के लिए वांछनीय यानी बहुत ज़्यादा जरूरी है।
पॉइंट नंबर 3 वापस क्लियर कर रहा हूँ, देख लो क्या कहा है, केंद्रीय संसाधनों का विशेष रूप से विनिधा निधि इकट्ठा करके वस्तुओं सेवा का अंतिम सहयोग प्राप्त करना, ऐसा सहयोग प्राप्त करना कि उसके बाद नया सहयोग होने की जरूरत ना हो, अंतिम सहयोग प्राप्त करके उनको समाज के लिए जो हमारे क्या है समाज के लिए जरूरी हो। ठीक है, उदाहरण क्या हो सकता है ऐसा, तो उदाहरण पर यदि ये पाया जाता है कि कोई ऐसी वस्तु अथवा जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सुख समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं, जिसका व्यक्तियों द्वारा स्वयं पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं किया जा रहा है, तो सरकार उन्हें ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है, या फिर सरकार स्वयं ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने का निर्णय करती है। अब देखो उसने बहुत अच्छा एक उदाहरण बताया, इस पॉइंट को समझते हुए वापस पॉइंट में कर रहा हूँ। देखो मान लो इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, कोई ऐसी वस्तु अथवा सेवा जो पूरी अर्थव्यवस्था को सुख समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, कोई भी ऐसी वस्तु हो या सेवा हो जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सुख समृद्धि वाली हो या सब पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हो, जैसे क्या हो सकती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। अब मान लो अपने इतने बड़ी जनसंख्या वाला देश है भारत, इसमें सबको क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, शिक्षा के बिना काम नहीं चल सकता, पर क्या सबको शिक्षा मिल रही है? क्या इतने प्राइवेट स्कूल्स है क्या कि सब बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं? नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में क्या सरकारी विद्यालयों का काम होता है, सरकार क्या करती है, जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकते उस और बहुत ज़्यादा जरूरी है वो ऐसी सुविधाएं, तो ऐसी स्थिति में सरकार उनके लिए एक तो करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए प्राइवेट स्कूल जितनी भी खुलती है ना, उनको तुरंत परमिशन मिल जाती है। क्यों कारण मिल जाती है? कोई भी स्कूल या हॉस्पिटल खोलना चाहता है तो उसको तुरंत परमिशन मिल रही है। कारण क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं मिलती जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं मिलती जाए। ठीक है, क्योंकि समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सेवाएं कोई भी प्राप्त कर सकता है। क्लियर हो गया है ना, इसलिए सुविधा। और अगर नहीं हो पाता है, जैसे मान लो कि अपने सिरोही जैसे सिटी में हॉस्पिटल बहुत हैं, ठीक है, पर गरीबों के हिसाब से एक सूटेबल हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए सरकार ने यहाँ पे क्या कर रखे हैं, 2 बड़े बड़े, एक महिला अस्पताल और एक जनरल अस्पताल यानी सामान्य अस्पताल बनाया रखा है, जो गरीबों और अमीर सबकों के लिए सामान्य रूप से काम करे समाज में। किया हुआ है। अब यहाँ पे कितनी तो गवर्नमेंट स्कूल और कितनी प्राइवेट स्कूल चलती है, जो प्राइवेट में पैसा नहीं भर सकते गवर्नमेंट में, आज तो गवर्नमेंट में इंग्लिश मीडियम भी कर दिया है। ये सब किस कारण से हो रहा है? ये इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि क्या करना है, क्योंकि ये सुविधा क्या है, अत्यंत सुख समृद्धि व अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस कारण ये हो रहा है। क्लियर? आपको सभी भैयाओं को ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट था जो मैंने नहीं लिखा, उसको मैं बोल के समझा देता हूँ। ठीक है, अब होता क्या है इसमें कि पॉइंट नंबर 5 समझ लो उसको। पॉइंट नंबर 5 में क्या होता है कि अगर कोई ऐसी महत्वपूर्ण सेवा है, वस्तु या सेवा है, अगर वो उनके कहते हैं ना, अगर न्यायोचित कार्य नहीं हो रहा है किसी व्यक्ति के साथ या समाज के साथ, तो ऐसे में सरकार उसके अंदर हस्तक्षेप करेगी और उसको न्याय दिलाने का कार्य भी करेगी। ठीक है, मतलब कभी कभार होता है ना किसी चीज़ में कि ये न्यायोचित कार्य नहीं हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है ना, ऐसी कोई वस्तु सेवा उपलब्ध है, पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, पर इसमें क्या हो रहा है, किसी व्यक्तियों गरीबों को तो नुकसान हो रहा है ना, अमीरों को बहुत फायदा हो रहा है, ऐसी स्थिति हो रही है, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है और उनका अंदर न्यायोचित मतलब एक कहते हैं ना, सरकार अपना हस्तक्षेप करके उसको न्याय दिलाने की कोशिश करती है, जिससे वो सामान्य रूप से कार्य करे। क्योंकि अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किसका है, पहले ही बता दिया है, केंद्र सत्ता का या सरकार का है, इसलिए वो सब ये कार्य करती है। ठीक है, आप सभी भैयाओं को ये समझ में आ गया? ठीक है, इसके संबंध में कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है भैया, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बताओ, एक बार इसको उतार लो, इस पॉइंट्स को सबको पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको एक बार लिख लो। ठीक है भैया, अब हमारा इसी टॉपिक के अंदर सेकंड टॉपिक है बाजार अर्थव्यवस्था। हमें केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था समझ लिया, बाजार अर्थव्यवस्था को भी समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या कहा है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विपरीत बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार स्थितियों के अनुसार होता है। मतलब क्या है ना, देखो बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं होती है, मात्र एक अर्थव्यवस्था सिर्फ केंद्र सरकार के अर्थव्यवस्था का सुचारू रूप से कारण करने से होता नहीं है, बहुत सारे कामकाज होता है जो सिर्फ केंद्र सरकार या सरकार नहीं कर सकती।
ऐसी स्थिति में बाजार की भी एक अर्थव्यवस्था होती है। तो बाजार क्या करता है, अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। तो इसने क्या कहा है, जब कोई कहने का अर्थ केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विपरीत, मतलब इसके कार्य के विपरीत बाजार अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक, ये क्या करता है, ये कौन से कार्य को, वहाँ पे काम था महत्वपूर्ण कार्य, ये करता है महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, और यहाँ पे क्या है, सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण कौन करता है, बाजार स्थितियों के अनुसार होता है। तो वो स्थितियाँ क्या है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। बाजार के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है जो बाजार व्यवस्थाओं को ऐसा समुच्चय है जहां आर्थिक अभिकर्ता मुक्त रूप से अपने धन अथवा अपने उत्पादों को बिना प्रतिबंध आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या है बाजार अर्थव्यवस्था या बाजार व्यवस्था क्या है, इसके अंदर क्या है, एक ऐसी संस्था है, ये संस्था क्या है, एक ऐसी संस्था है जो बाजार व्यवस्थाओं का ऐसा समुच्चय है। ये संस्था या बाजार के में एक ऐसी संस्थाओं का एक समुच्चय यानी एक ग्रुप बोल सकते हो, इस समुच्चय को क्या बोल सकते हो, ग्रुप बोल सकते हो। ग्रुप है जहां आर्थिक अभिकर्ता, मतलब एक आर्थिक व्यक्ति जो धन के लिए कार्य करता है, मैंने कहा आर्थिक क्रियाकलापों की संस्था है, तो आर्थिक अभिकर्ता, ठीक है, मतलब आर्थिक व्यक्ति मुक्त रूप मतलब फ्रीली अपने धन अथवा अपने उत्पादों का, अपने पैसे का, अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों को बिना किसी प्रतिबंध, किसी भी रोक टोक के बिना आदान प्रदान कर सकता है। ये किसमें होता है, बाजार अर्थव्यवस्था में होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि बाजार शब्द, बाजार का अर्थ वस्तुओं को खरीदने या बेचने से नहीं अपितु बिना रुकावट वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की क्रिया कर सकने से है, क्रिया कर सके से है। कहने का अर्थ यहाँ पे बाजार जो शब्द आया है उसका मतलब ये नहीं कि वस्तु को खरीदना और बेचना है, ये नहीं है। यहाँ पे कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि बाजार के अंदर ये क्रिया आप आसानी से कर सको बिना रोक टोक के। मतलब आप मान लो कि बाजार का मतलब ये नहीं, बाजार क्या है, चाहे वस्तु खरीदी जाती है बेची जाती है, तो ये वो टॉपिक नहीं है। सॉरी, ये टॉपिक क्या कहना चाहता है, इसमें बाजार का अर्थ क्या है कि आप बाजार में जो वस्तु खरीद रहे हो और बेच रहे हो वो आप आसानी से कर सको, है ना। आप पहाड़ों पे जाके तो बाजार नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते भैया, पहाड़ों पे बाजार क्यों नहीं बनता, पहाड़ों पे कोई वस्तु खरीदी या बेची क्यों नहीं जाती, क्योंकि वो वहाँ पे वो काम हो नहीं सकता। कहने का मतलब आप बाजार में अगर आसानी से आप कोई वस्तु खरीद रहे हो बेच रहे हो तो ये व्यवस्था है, तो ये क्या कही जाती है, बाजार व्यवस्था कही जाएगी, बाजार अर्थव्यवस्था कही जाती है। क्लियर, पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 4, अर्थव्यवस्था में किसी भी तंत्र के सुचारू रूप से संचालन में, क्या कहा है, अर्थव्यवस्था में किसी भी तंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह अनिवार्य है कि उस तंत्र के विभिन्न घटकों के कार्यों में समन्वय हो अथवा अव्यवस्था हो सकती है। जो बाजार के तंत्र की ऐसी शक्तियां है जो करोड़ों लोग अलग अलग व्यक्तियों को समन्वय स्थापित करती है। ये पॉइंट थोड़ा ऊपर से गया तो भी आप समझ लो क्या है, एक ऐसा तंत्र है, अर्थव्यवस्था क्या एक ऐसा तंत्र है या ऐसा एक तरह की तंत्र में एक बोलूँ तो एक ऐसा एक सिस्टमेटिक कामकाज है, इस काम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या है कि इसमें कुछ शक्तियाँ मिली हुई है इसको, उन शक्तियों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, करोड़ों लोग क्या करते हैं, इन शक्तियों के आधार पर क्या करोड़ों लोग या करोड़ों व्यक्ति समन्वय स्थापित करते हैं। समन्वय कैसा, वस्तुओं को आदान प्रदान करने का, है ना, धन का आदान प्रदान करने का, अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चालू रखने का, आर्थिक क्रियाओं को करने का, ये सब इस काम इसमें हो सके। ऐसी कुछ शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ क्या है सर, उन शक्तियों के बारे में बताओ। हमने तो टॉपिक तो समझ लिया कि आपने बता दिया आसान भाषा में कि टॉपिक है, ऐसी शक्तियाँ की भी तो होनी चाहिए। तो वो शक्तियाँ क्या है मैं बताता हूँ आपको भैया। वो शक्तियाँ क्या है, पहली शक्ति जो है उसमें मैं कहूँ कि वस्तु की कीमत। पहले क्या है, वस्तु की कीमत। कोई वस्तु का उत्पादन हुआ है तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, उसके आधार पर बाजार की स्थितियों का निर्माण होता है। तो पहले टॉपिक पॉइंट शक्ति क्या है, वस्तु की कीमत का निर्धारण करना। दूसरी टॉपिक उस वस्तु की जो कीमत, मतलब कहने का अर्थ क्या, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या, जो क्रेता और विक्रेता हैं, क्रेता और विक्रेता उस कीमत पर विनिमय कर सके,
मतलब क्या है, आपने कीमत तो तय कर दी वस्तु की, अब जो खरीदने वाला उस वस्तु पर वस्तु खरीद पा रहा है या नहीं, और बेचने वाला उस कीमत पर वस्तु बेच पा रहा है या नहीं, विनिमय आदान प्रदान हो सक रहा है या नहीं। अगर आदान प्रदान ही हो रहा नहीं है तो व्यवस्था खराब है आपकी, और आदान प्रदान हो सकता है तो व्यवस्था अच्छी है। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 3, तीसरी शक्ति क्या हो सकती है, ठीक है। अब तीसरी शक्ति हो सकती है उसकी मांग। मान लो हमने कीमत तय कर दी, उस कीमत पे खरीदी और बेची भी, अब मांग हो रही है। अगर मांग बढ़ रही है, मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है, मांग क्या हो रही है में बढ़ोतरी हो रही है, मांग में बढ़ोतरी हो रही है, तो सीधी सी बात है उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। मांग में वृद्धि तो इसका मतलब उत्पादन बढ़ाएंगे, है ना। ज़्यादा लाभ कमाना चाहता होगा व्यापारी तो उत्पादन बढ़ाएगा। अगर नहीं बढ़ा पा रहा है तो कीमत बढ़ाएगा, या तो वो ये उत्पादन करेगा या फिर क्या करेगा, कीमत में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। सीधी सी बात है, या तो वस्तु महंगी कर देगा जिससे कुछ लोग खरीदने वाले रुक जाए, या फिर उत्पादन बढ़ा देगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीद सके। क्लियर। एक और चीज़ होती है इसमें, हाँ यहाँ पे एक और, अगर मांग में बढ़ोतरी होती है तो, अगर मांग में कमी होती है तो उल्टा हो जाएगा, उत्पादन में या तो कमी करेगा या कीमत में क्या करेगा, कमी करेगा। उत्पादन में कमी करेगा तो नई वस्तु आएगी नहीं, जितनी कम मांग है, जितना लोग कम मांग रहे उतना कम दे दो। अगर कीमत में कमी कर दे तो जो लोग नहीं ले रहे थे अब वो भी खरीदना शुरू, सस्ता हो गया, ले लो, सस्ता सस्ता है, ले लो, सस्ता है सस्ता है, ले लो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तीनों टॉपिक समझ में आ गए। ये बाजार अर्थव्यवस्था है। तीसरा इसमें पॉइंट है, सॉरी चौथा पॉइंट है। अब चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, अब है उत्पादन में, मतलब उत्पादक का कार्य है। यहाँ पे उत्पादक कुछ कार्य कर रहा है। उत्पादक क्या कार्य करता है, उत्पादक क्या करता है, यहाँ पे उत्पादक करता क्या है कि उत्पादक क्या करता है कि वस्तुओं का एक संकेत देता है कि इसका उत्पादन करना चाहिए। संकेत देता है कि मान लो कि इसका, मान लो ये वो वस्तु है, इसका निर्माण करना चाहिए, निर्माण बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब इसकी आवश्यकताएं ज़्यादा है। जैसे मान लो कि भोजन की आवश्यकता, अनाज में वृद्धि करो, अनाज में वृद्धि करो तो मतलब कहने का मतलब ये अनाज मांगेंगे, है ना। जैसे अपने गर्मियों में आम बहुत ज़्यादा उगते हैं, है ना, तो इसकी मांग बढ़ने वाली है तो उसका उत्पादन बढ़ जाता है। तो उत्पादक अगर किसी वस्तु का उत्पादन में वृद्धि करता है तो कहने का मतलब वो क्या वस्तु कही जाती है, आवश्यक वस्तु मानी जाती है। अगर वो क्या कही जाती है कि वो वस्तु का उत्पादन घटा देता है तो अनावश्यक वस्तु मानी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से बाजार अर्थव्यवस्था कार्य करती है। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट आपको समझ में आ गया। कोई नहीं, अब पांचवा पॉइंट समझ लेते हैं। यह सभी अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। हमने दो अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी है, दोनों अर्थव्यवस्था क्या कही जाएगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कही जाएगी। जो महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, पर इस वाली अर्थव्यवस्था की बात करें, ये सारी अर्थव्यवस्था क्या कही जाएगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पर इसमें होता क्या है, निर्णय तो कौन लेता है, सरकार लेता है, पर उसका काम कौन करता है, उसके लिए काम क्रियाकलाप करना, मतलब उसके लिए काम कौन करता है, बाजार करता है। ठीक है, इसके संबंध में अगर कोई निर्णय लेने हैं तो वो तो कौन लेगा, सरकार, पर उसके लिए काम करेगा तो कौन करेगा, बाजार करेगा। ठीक है भैया, आज अपना तीसरा टॉपिक भी इसमें क्लियर हो गया। ठीक है, कल अपना चौथा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और बुक के क्वेश्चन भी आपको कल मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।